कोई प्रॉब्लम है पिछले क्लास की? होगी तुम्हारी तबीयत ठीक ललिता? पिछले रिवीजन हो गया? पिछली क्लासेस देख लिए पूरी? जिनका ग्रेजुएशन हो गया है सीरियसली लग जाओ, जिनका नहीं हुआ है वो धीरे धीरे ठीक है रेगुलर करते रहो। रिवीजन हो गया पिछली क्लास का पूरा? चलिए, तो ग्लोबल विंड्स हमने कंप्लीट किया था। ग्लोबल विंड से रिलेटेड हमने ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन कंप्लीट किया था मेरे ख्याल से, है कि नहीं? तो पिछला वीडियो देख लेंगे जिनका क्लासेस छुटी हुई है। और आगे जो है एयर मासेस एक टॉपिक है आज, वायु राशि। वायु राशियाँ, एयर मासेस। यहाँ से भी एक क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले एयर मासेस होता क्या है उसका कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। हिंदी में कहते हैं संकल्पना या अवधारणा। कॉन्सेप्ट संकल्पना जब पूछेगा तो एक लाइन डेफिनेशन होनी चाहिए इसमें, और आवश्यक दशाएं, रिक्वायर्ड, उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं, रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर इट्स जनरेशन। उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं, रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर इट्स जनरेशन। रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर इट्स जनरेशन। तो एक तो ये होगा। फिर उसके बाद आपका वायु राशियों का सीधा सीधा जो है वर्गीकरण। वैसे तो जीएस के लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देखेंगे क्लासिफिकेशन। ऑप्शनल वालों के लिए डिटेल देखना पड़ेगा, तो ऑप्शनल वालों के अलग से और पढ़ा दूंगा। ऑप्शनल में अलग से देखेंगे इसको। जीएस के लिए थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, बस जीएस में ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लासिफिकेशन जीएस के लिए बहुत कम देखना है। तो वायु राशि होती क्या, उत्पत्ति की दशाएं हो गई, और उसके बाद आपका इसका जो है मौसम और जलवायु पे प्रभाव। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, मौसम और जलवायु पर प्रभाव। इम्पैक्ट ऑन वेदर एंड क्लाइमेट। इम्पैक्ट ऑन वेदर एंड क्लाइमेट, तो ये जरूर पूछेगा। तो ये बस देखने, ये पूछा भी है वायु राशि क्या होती है और मौसम जलवायु या विश्व के मौसम जलवायु को कैसे प्रभावित करती करके साथ यही क्वेश्चन आपका पूछा भी होगा। आपका किसमें, आपका जीएस में, राइट? एक बार आया था। तो इतनी ही चीज़ें देखना है, इससे आपका काम हो जाएगा एयर मासेस के बारे में, ठीक है? और ये हम लोग ये जो पढ़ेंगे पूरा का पूरा एज इट इज़ वही आएगा जो ग्लोबल विंड्स का प्रभाव पढ़ा था हमने। ग्लोबल विंड्स का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, एज इट इज़ वही पूरा का पूरा वही पॉइंट्स आएंगे। इसमें कुछ भी इधर से उधर नहीं होगा। वायु राशियों के प्रभाव में हम लोग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल विंड्स जो पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में, वो लाइन टू लाइन वही चीज़ें पूरा का पूरा आ जाएंगे। उसको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं एयर मासेस होता क्या है ना? यहाँ पर है एयर। एयर को तो जानते ही आप लोग, ठीक है? और मासेस का मतलब क्या हुआ? मासेस वर्ड यूज होता है, इसका मतलब क्या हुआ? मास बोलते हैं ना, मास है ना। मास का जो मास वर्ड यूज हम लोग जो यूज करते हैं वो किसी ज़्यादा मात्रा के लिए करते, ज़्यादा क्वांटिटी के लिए करते, है कि नहीं? उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इसकी परिभाषा भी बनेगी आपकी, जो है एयर मासेस का मतलब
कि वायु का वह विस्तृत क्षेत्र है ना, यहाँ पर हो जाएगा वायु का वह विस्तृत क्षेत्र, एक्सटेंसिव, लार्ज एक्सटेंसिव रीजन ऑफ एयर। आया समझ में? सबसे पहला हो गया वायु का, है ना, मास का मतलब बड़ा, तो मास यहाँ पे हमने एक्सटेंसिव रीजन ले लिया, एक्सटेंसिव रीजन ऑफ एयर। इसमें क्या होता है कि इसमें विस्तृत क्षेत्र तो होता है जिसमें क्षैतिज रूप से तापमान एवं आर्द्रता संबंधी दशाओं में समानता पाई जाती है। तापमान एवं आर्द्रता, ये किसी भी वायु की मुख्य रूप से देखेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, भौतिक दशाएं कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। तो जिसमें क्षैतिज रूप से हॉरिजेंटली टेम्परेचर एंड मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी क्या होती है, भौतिक दशाएं लगभग समान होती है, लगभग समान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एयर मासेस कहते हैं। एक्सटेंसिव रीजन ऑफ एयर इन विच टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ये दोनों जो है फिजिकल कंडीशंस या फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर इन विच टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फाउंड सिमिलर। यहाँ पर आपका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लगभग क्या पाई जाती है, आपकी समान पाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका एयर मासेस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एयर मासेस। आ रही बात समझ में कि वायु का वह विस्तृत क्षेत्र, आपका वायुमंडल में वायु का मतलब ही है वायुमंडल, वायुमंडल में ही हम लोग वायु को लेकर के चलते हैं। तो ये कोई वायुमंडल का कोई विस्तृत क्षेत्र हो गया, वायु का कोई विस्तृत क्षेत्र हो गया, है ना। विस्तृत का मतलब एक कमरा छोटा हो जाएगा, पूरे बिलासपुर की बात ले सकते हैं, पूरे बिलासपुर के एटमॉस्फेयर का हॉरिजेंटली, यहाँ पे लिखा है हमने जो है सिमिलर, एक वर्ड इंग्लिश में और जोड़ लीजिएगा, ऑन सिमिलर हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली जनरली हम लोग हॉरिजेंटली लेते हैं, क्षैतिज रूप से लेते हैं, मतलब इस एयर में हम इधर से इधर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लगभग क्या मिलेगी, आपकी जो है सेम मिलेगी। तो इस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, एयर मासेस वाला रीजन बोलेंगे, है ना। ऊपर जाएंगे तो हो सकता है, लेकिन इसमें एक निश्चित ऊंचाई तक लगभग समान ही होता है, एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक भी समान है, उसके भरे ऊपर नीचे जाएंगे तो चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इधर से इधर जाएंगे, क्षैतिज मतलब समझते हो ना, क्षैतिज का मतलब क्या होता है कि आपका समानांतर चलेंगे, इधर से इधर की ओर चलेंगे या इधर से इधर की ओर आएंगे तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लगभग क्या होगी, आपकी जो है सेम होगी। तो उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, एयर मासेस कहते हैं, वायु राशि कहते हैं। क्लियर पॉइंट? तो परिभाषा ये हो गई कि वायुमंडल या वायु का वह विस्तृत क्षेत्र जहाँ पर क्षैतिज रूप से, है ना, क्षैतिज रूप से तापमान और आर्द्रता संबंधी दशाओं में क्या पाई समानता पाई जाती है, या उसके लिए लिख देते हैं भौतिक दशाएं लगभग क्या होती है, समान होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, आपके जो है इक्वल या सिमिलर होती है कि नहीं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेन आती है, मैंने कहा था, और बाकी उस पर अदर चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये चीज़ें, तो परिभाषा क्लियर हो गई। अब यह है कि एक एयर मासेस जनरेट्स कैसे होते हैं, कहाँ पर होंगे, क्यों होंगे, तो उसके लिए हमें कुछ उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाओं को देखना होता है। तो सेकंड पार्ट्स में आते हैं हम लोग जो है उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं, रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर जनरेशन ऑफ एयर मासेस, रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर जनरेशन ऑफ एयर मासेस। चले आगे, आया समझ में परिभाषा, जैद आ गया अच्छे से, ठीक है। पिछला रिवीजन चल रहा है ना, पढ़ो समझो, ठीक है, पढ़ो और सोचते रहो उसके बारे में।
माइंड को इस तरीके से ट्रेन करो कि पढ़ाई के अलावा दिमाग में कोई चीज़ नहीं आए, है ना। सोते जागते उठते बैठते क्या करना है, क्या पढ़ा, क्या पढ़ना बाकी है, वो सोचना है, चिंता नहीं करनी, सोचना है, ठीक है, कि क्या पढ़ना बाकी करके चिंता करते हुए नहीं बैठना है। जो पढ़ लिया वो हमेशा, जैसे मैंने कहा ना, सोते जाके उठने से पहले, उठने के बाद दिमाग में ये रहे कि हाँ अच्छा ये पढ़ लिया, इसका मतलब क्या, सोचना भी है कि क्या पढ़ा है, तो याद है कि नहीं है ना। तो ये ध्यान में इतना फोकस लाओगे तब जाके काम होगा, पढ़ करके छोड़ने से काम नहीं होता है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं आपका वायु राशि के लिए क्या चाहिए, समान तापमान चाहिए और समान आर्द्रता चाहिए। तो समान तापमान और समान आर्द्रता कहाँ पर हो सकती है, जहाँ पे समरूप क्षेत्र हो, होमोजीनियस रीजन हो। तो पहली कंडीशन है आपकी जो है विस्तृत समरूप क्षेत्र, विस्तृत समरूप क्षेत्र, एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो, विस्तृत समरूप क्षेत्र, लार्ज एक्सटेंसिव होमोजेनस रीजन। तो पहली कंडीशन क्या होगी, लार्ज एक्सटेंसिव होमोजेनस रीजन। अब ये जो होमोजेनस रीजन है या तो कंप्लीटली कॉन्टिनेंट हो सकता है या कंप्लीटली क्या हो सकता है आपका जो है ओशियंस या सी हो सकता है। आ रही बात समझ में, समझ पा रहे हो। होमोजेनस दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है ये वाला तो नहीं हो सकता, यहाँ पे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर ह्यूमिडिटी चेंज होते रहेगी। तो डेफिनेटली कहाँ पर ओरिजिन होगा, या तो ओरिजिन यहाँ पर होगा, एयर मासेस ओरिजिन यहाँ पर होगा, या फिर कंप्लीटली एयर मासेस ओरिजिन कहाँ पर होगा आपका जो है ओवर द ओशियंस होगा। आ रही बात समझ में। तो विस्तृत समरूप क्षेत्र होना चाहिए। अब ब्रैकेट में यहीं पे लिख सकता हो, या तो पूर्णतः महाद्वीपीय होगा इधर, या तो पूर्णतः महाद्वीपीय होगा या पूर्णतः महाद्वीपीय, या पूर्णतः क्या होगा आपका जो है महासागर होगा। इधर इट विल बी कंप्लीट या इंटायर कॉन्टिनेंट और ओशियंस। क्लियर है। वहीं पर समरूप कंडीशंस होगी, दोनों के मिलन क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आगे जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वायु राशि या तो महाद्वीपीय वायु राशि होगी या फिर महासागरीय वायु राशि होगी, है ना। आगे जो क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिखा था, तो क्लासिफिकेशन में उसी के आधार पे एक क्लासिफिकेशन क्या बन जाएगा, ये तो कॉन्टिनेंटल होगी या फिर मैरिनल होगी, है ना। ओशियंस के लिए मैरिनल लिया हुआ है, महासागरीय होगी या फिर महाद्वीपीय वायु राशि होगी। आ रहा है समझ में। तो क्लासिफिकेशन उसी के हिसाब से आगे आ जाएगा। तो पहली कंडीशन ये हो गई। आ रहा है समझ में विकासशील बाबू। चलिए राहुल बाबू आज गुलामला जी में दर्शन दे दिया। अच्छा तो बीच में वो ठीक है, आज बस हो गया, उसके बाद तो फिर कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा तो नुकसान थोड़ी होगा। ठीक, तो पहली कंडीशन ये हो गया। दूसरी कंडीशन, नहीं कई लोग दुखी हो जाते हैं ना कि बीच में फंस गए करके। दूसरी कंडीशन है कि वायुमंडलीय दशाएं वहाँ पर स्थिर होनी चाहिए, वायुमंडलीय स्थिरता होनी चाहिए। दीर्घकालिक वायुमंडलीय स्थिरता लिख सकते हो। दीर्घकालिक वहाँ पर क्या होना चाहिए, वायुमंडलीय स्थिरता होनी चाहिए। आपका जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आ रही बात समझ में। मतलब आज कुछ है, जैसे कल गर्मी रही होगी मेरे ख्याल से, आज बारिश का मौसम हो गया कल शाम के बाद से, तो ऐसा नहीं चाहिए, है ना। लंबे समय तक वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। या तो गर्मी है तो गर्मी रहे बहुत दिनों तक, या ठंडी है तो ठंडी ही रहे। तो इसीलिए इसके आधार पर भी देखेंगे तो उत्पत्ति क्षेत्र या तो पोलर रीजन्स होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पे सालों भर क्या रहता है, पोलर रीजन्स होंगे,
इधर इट बी, फिर से आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, इधर या तो पूर्णतः ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं या फिर क्या होते हैं आपके जो है ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं। दो प्रकार यहाँ पे फिर से बन जाएंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होंगे। इधर इट में भी पोलर रीजन्स और इट में भी ट्रॉपिकल रीजन्स, क्योंकि इन्हीं कंडीशंस में सालों भर ट्रॉपिकल है तो हाई टेम्परेचर रहेगा, पोलर है तो कम टेम्परेचर रहेगा। आ रही बात समझ में? तो इस आधार पे या तो एयर मासेस ठंडी या गर्म हो जाएगी आपकी जो है, तो वायुमंडलीय स्थिरता होनी चाहिए, या तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा या हिंदी में लिख लेंगे या तो ध्रुवीय क्षेत्र होगा या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। क्लियर है? उन्हीं क्षेत्रों में उत्पत्ति हो सकती है। तो ये दो कंडीशंस हो गई आपकी। और तीसरी कंडीशन जो होती है जिसको हम लोग कहते हैं या तो हाई प्रेशर रीजन होता है, हाई प्रेशर रीजन, या एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस वाले क्षेत्र होते हैं, या हाई प्रेशर रीजन्स, या इसी को हम लोग कह सकते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, या इसी को कहते हैं डाइवर्जेंस रीजन ऑफ एयर। एयर डाइवर्जेंस रीजन होना चाहिए, डाइवर्जेंस हिंदी में आता हूँ, तीनों एक ही, तीनों में कोई भी कंडीशन प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, हिंदी में हो जाएगा तो उच्च दबाव का क्षेत्र होगा या फिर इसी को उच्च दबाव वाले क्षेत्र को हम लोग प्रति चक्रवाती स्थिति कहते हैं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं। और वहाँ से वायु का फैलाव होता है, वायु का अपसरण होता है, इसलिए या तो डाइवर्जेंस रीजन ऑफ, इनमें से कोई भी वर्ड अपसरण क्षेत्र प्रीलिम्स में हो सकता है। डाइवर्जेंस रीजन होना चाहिए। डाइवर्जेंस रीजन का मतलब हवाएं वहाँ से बाहर जाती हो, उधर की ओर ना आती हो, वही क्षेत्र में एयर मासेस उत्पन्न हो सकता है। और डाइवर्जेंस इसका मतलब क्या होगा, हाई प्रेशर रीजन होगा, और हाई प्रेशर को एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं ना। लो प्रेशर का मतलब साइक्लोनिक, हमेशा याद रखना है कि लो प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं, और एचपी हाई प्रेशर को क्या कहते हैं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं। आया समझ में? तो वायु राशि की उत्पत्ति के लिए डाइवर्जेंस रीजन होना चाहिए, हवाओं का जहाँ से डाइवर्जेंस हो, और डाइवर्जेंस कहाँ से होगा तो एंटी साइक्लोनिक या हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से बाहर की ओर हवाएं जाएंगी। लो प्रेशर वाले क्षेत्र में नहीं हो सकता है, ये कन्वर्जेंस रीजन हो जाएगा। कहीं हवाएं बाहर से आ रही थी, क्या हो गया आपका, ये हो गया कन्वर्जेंस, अभिसरण क्षेत्र, ये हो गया आपका अभिसरण क्षेत्र, कन्वर्जेंस। तो इसमें वायु राशि नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से आ रही है, तो अलग अलग रीजन से हवाएं आ रही है, तो कहीं ठंडी हो सकती है, कोई गर्म हो सकती है, कोई आर्द्रता ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर आर्द्रता कम हो सकती है कि नहीं? ह्यूमिडिटी टेम्परेचर अलग अलग हो सकते हैं। तो ये वाली कंडीशंस में एयर मासेस जनरेट्स नहीं होंगे। तो कौन सी कंडीशन से? वायु का अपसरण क्षेत्र, या इसी को हम लोग हाई प्रेशर रीजन्स, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि वायु राशि की उत्पत्ति के लिए निम्न में से कौन सी दशाएं चाहिए, नहीं चाहिए, 1 2 3 करके 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये 3 मेजर रिक्वायर्ड कंडीशन है जहाँ से एयर मासेस क्या हो सकते हैं, उत्पन्न होते हैं। आए समझ में? वायु राशि की उत्पत्ति के लिए ये 3 कंडीशंस चाहिए, जहाँ पर ये तीनों कंडीशंस एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, वहीं पर क्या होंगे आपके एयर मासेस जनरेट्स होते हैं, एयर मासेस उत्पन्न होते हैं। आया समझ में? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? चलिए, तो इसी के आधार पे विश्व में कहाँ पे हो सकते हैं क्षेत्र। तो विश्व में वायु राशि उत्पत्ति क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, उसको एक समझते हैं। तो उससे आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा मेंस प्रीलिम्स में, आप आंसर निकालने में वायु राशि उत्पत्ति क्षेत्र, नहीं, तीनों कंडीशंस होगी तभी तो रीजन बनेगा ना। समरूप है लेकिन इन दोनों कंडीशंस नहीं है तो कैसे क्रिएट होंगे ना। तीनों कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी तब जा कर के वहाँ पे उन्हीं क्षेत्रों में उत्पत्ति हो सकती है। तो विश्व में वायु राशि उत्पत्ति क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लोब के हिसाब से समझते हैं थोड़ा सा, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एयर मासेस ओरिजिन रीजन्स कर लो या रीजन्स ऑफ जनरेशन कर लो आपका जो इन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में मैप बना लेते हैं,
उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका वर्ल्ड का मैप है, बना लो। बार बार बनाएंगे तो नए वाले बच्चे भी सीख जाओगे, पुराने वाले तो सीख ही गए होंगे। क्या हुआ, इसी सीख गए ना, इसी के प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। एकमात्र ऑप्शन है आपके पास चीज़ों को अच्छे से याद करने का, रिपीटेशन इन रिपीटेशन इन, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पढ़ो, सोचो, भूल गए फिर से देखो। क्या चंद्रिका है? चले आगे, हो गया, बन गया। तो या तो ट्रॉपिकल रीजन्स हो सकते हैं, बताया था मैंने। तो ट्रॉपिकल रीजन्स ये वाला हो गया, उष्णकटिबंध क्षेत्र, उष्णकटिबंध क्षेत्र आपके ये हो गए, है कि नहीं। या फिर आपके पोलर रीजन्स हो सकते हैं, ये वाले रीजन्स पोलर। बीच वाले रीजन्स में उत्पत्ति नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं ठंडी गर्म हवाओं का, और इसमें भी ट्रॉपिकल रीजन्स में हमने देखा था 30 से 35 वाला जो बेल्ट है वो कौन सा वाला क्षेत्र, हाई प्रेशर वाला है। इधर भी आपका सेम आ जाएगा, 30 से 35 वाला बेल्ट आपका जो है हाई प्रेशर वाला रीजन, 30 से 35 वाला, जहाँ से हवाएं डाइवर्ज हो रही, इधर आपका पछुआ चलती, इधर व्यापारिक चलती है। तो पहली कंडीशन से ही आपका सालों भर टेम्परेचर लगभग क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड कंडीशन कौन सी होगी, ये आपकी सब ट्रॉपिकल वाला रीजन हो गया, सब ट्रॉपिकल बेल्ट। ट्रॉपिकल रीजन्स में भी जाएंगे तो कौन सा हो गया आपका जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब क्षेत्र, तो पहला क्षेत्र कौन सा हो गया आपका, उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब क्षेत्र हो गया। आया समझ में। तो पहला क्षेत्र कौन सा हो गया आपका, ये वाला रीजन आ जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब क्षेत्र। अब इसमें भी दो रीजन बनेंगे, या तो पूरा ओशनिक हो गया, पूरी तरह से क्या होगा, कॉन्टिनेंट होगा, है कि नहीं, क्योंकि मैंने कहा दोनों के मिलन स्थान पे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी आपका कौन सा आ जाएगा, इसके अंतर्गत भी जो है कंप्लीटली कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे। तो कॉन्टिनेंट्स में कौन सा दिखता है, या तो पूरा का पूरा ये एशिया वाला पार्ट हो गया आपका, सेंट्रल एशिया, पूरा का पूरा एशिया, क्योंकि इधर तटीय क्षेत्रों में जाएंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा हो गया आपका, मेन आपका सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया वाला रीजन हो गया। कोस्टल रीजन्स में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी चेंज होती रहेगी, आ रही बस समझ में। फिर आपका मिड अटलांटिक वाला पार्ट आ जाएगा, मिड अटलांटिक, मध्य अटलांटिक वाला क्षेत्र आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपका ओशनिक है तो सिमिलर रहेगा आपका जो। फिर ये आपका सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट आ जाएगा, इसका भी सब ट्रॉपिकल रीजन का सेंट्रल अमेरिका या सेंट्रल यूएसए वाला पार्ट, सेंट्रल यूएसए कर लेना ज़्यादा बेटर है कि नहीं।
जहाँ से जनरेट हो सकते हैं। और फिर इधर आएंगे तो पैसिफिक ओशियन वाला पार्ट आ जाएगा पूरा का पूरा। इधर कौन सा आ जाएगा आपका पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन वाला, सेंट्रल पैसिफिक ओशियन या पैसिफिक रीजन आ जाएगा आपका जो पूरा ओशनिक वाला पार्ट। आया समझ में? इधर भी और इधर भी पृथ्वी गोल है ना, इधर वाला पार्ट भी आ जाएगा आपका। तो लिखेंगे कभी उत्पत्ति क्षेत्र पूछे तो कौन सा हो गया, पहला तो आ जाएगा हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया। और इस हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में सेंट्रल एशिया, मिड अटलांटिक, मध्य अटलांटिक, सेंट्रल यूएसए और पैसिफिक रीजन। पैसिफिक पूरा बड़ा है, बहुत सारा है, तो पूरा रीजन आपका वायु राशि के लिए सबसे अच्छा होगा। आ रही है समझ में आकांक्षा, है ना? कभी आ जाए क्वेश्चन कि विश्व में वायु राशि उत्पत्ति क्षेत्र कौन से, तो पहला क्षेत्र कौन सा हो गया आपका, ये वाला आ जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र लिख देंगे। फिर इसमें भी कौन कौन से आ गए, तो 4 रीजन आ गए आपके, सेंट्रल एशिया, मध्य अटलांटिक और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। आया समझ में? और ये किस प्रकार की वायु राशि होगी, गर्म वायु राशि होगी। गर्म क्षेत्र में उत्पन्न हो रही है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वार्म एयर मासेस में आ जाएगा, गर्म वायु राशि में आ जाएगी, है ना? वायु राशि को तापमान के आधार पर 2 भाग हो जाएंगे उसके, एक गर्म हो गई, एक आपका ठंडी वायु राशि। जहाँ गर्म क्षेत्र से उत्पन्न हो रही है तो गर्म हो जाएगी, और जहाँ पे जा रही है उसकी तुलना में उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए तो वार्म कहलाएगी, और उसकी कंपेरिजन ठंडा है तो फिर ठंडा कहलाएगी। तो यहाँ पे रिलेटिव कंडीशंस देखनी है। साक्षी 1 इन 2 हो गया, क्लियर? साक्षी 1 हो गया, क्लियर हो गया? तो रीजन लिखना हो तो कौन से रीजन्स में आएंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बताया ना, पीछे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर याद नहीं होगा तो उसमें मैं ठीक है कुछ नहीं कर सकता। ये वाला रीजन बताया था मैंने कि हाई प्रेशर वाला बेल्ट होता है जहाँ पे सालों भर हवाएं नीचे बैठती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और वहीं से फिर इधर पछुआ हवाएं चलती, इधर आपका ट्रेड विंड्स। तो तीनों कंडीशंस मिल गए हमको। पहली कंडीशन समरूप क्षेत्र, तो समरूप में कॉन्टिनेंट्स या ओशियंस आ गए, इसलिए इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। और उस रीजन में क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सालों भर टेम्परेचर लगभग क्या रहता है, इक्वल रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि हवाएं वहाँ पे सालों भर नीचे बैठ रही है और वहाँ से डाइवर्ज हो रही है। तो दूसरी और तीसरी कंडीशंस मिल गई आपकी कि हाई प्रेशर रीजन हो गया, और दूसरा आपका हवाएं का वहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी वहाँ पे सालों भर इक्वल रहती है, सेम रहती है, क्योंकि हवाएं वहाँ पे कहीं और से नहीं आ रही है, वहाँ से बाहर जा रही है, इसलिए एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी वहाँ पे हमेशा बनी रहेगी। आया समझ में? तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा सेम आ जाएगा पोलर रीजन्स में। दूसरा रीजन कौन सा आ गया आपका, पोलर रीजन्स। तो पोलर रीजन्स भी जानते हैं आप लोग, हाई प्रेशर रीजन होता है ना। पोलर रीजन भी क्या है आपका, ध्रुवीय क्षेत्र भी हाई प्रेशर का ही क्षेत्र है। तो यहाँ से भी हमारी डाइवर्ज हो रही है आपका जो, तो यहाँ पे सालों भर क्या रहता है, ठंडा रहता है, ग्लेशिएटेड रहता है आपका जो, आइस कवर्ड रहता है, हिमाच्छादित रहता है। तो ऐसे भी यहाँ पर सालों भर टेम्परेचर वहाँ पे डाउन है, तो हवाएं वहाँ से बाहर की ओर ही जाएंगी, हाई प्रेशर रीजन है। तो पोलर रीजन भी किस प्रकार का रीजन, हाई प्रेशर क्षेत्र है आपका, तो यहाँ से भी हवाएं क्या होती है, बाहर की ओर डाइवर्ज होती है। तो दूसरा रीजन हो गया, पोलर रीजन हो गया। और पोलर रीजन में फिर से वही ये वाला कॉन्टिनेंट वाला पार्ट आ जाएगा, कनाडा का, नॉर्थ कनाडा, है ना। इधर इसमें जाएंगे तो फिर कौन सा आ गया, नॉर्थ कनाडा फर्स्ट, नॉर्थ कनाडा आ जाएगा, नॉर्थ कनाडा, उत्तरी कनाडा आ गया इसके अंतर्गत, है ना। रटना कुछ भी नहीं है ज्योग्राफी में, समझ गए तो उसी के बेस पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम तो हर सब्जेक्ट में लगेगा, है ना, लेकिन इसमें उसकी तुलना में कम टाइम लगेगा और कन्फ्यूजन की संभावना नहीं है यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इफ एंड बट्स नहीं है। आ रही बातें समझ में? तो पोलर रीजन्स में नॉर्थ कनाडा आ गया, फिर ये आर्कटिक रीजन आ जाएगा। सेकंड कौन सा आ जाएगा आपका इसी के अंतर्गत, आर्कटिक रीजन, क्योंकि ओशियंस वाला रीजन है, राइट, आर्कटिक क्षेत्र आ जाएगा, है ना। एक आपका नॉर्थ कनाडा क्या आ गया, कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट है, ये कॉन्टिनेंट है इसलिए आ गया। उसके बाद ओशियंस आ जाएगा, तो ओशियंस में आपका आर्कटिक वाला रीजन है मेन आपका जो है ना, बड़ा क्षेत्र चाहिए। ग्रीनलैंड छोटा सा है, जितना बड़ा दिखता है मैप में उतना बड़ा है नहीं वो, ठीक है, उसको फैला के दिखा इसलिए बड़ा दिखता है, ये आ गया। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा नॉर्थ एशिया वाला रीजन आ जाएगा,
नॉर्थ साइबेरिया रीजन कह सकते हैं इसको, साइबेरिया रीजन लिख लीजिए। तीसरा कंडीशन आपका जो है ऊपरी साइबेरिया की जगह पे नहीं, उत्तरी एशिया लिख लीजिए, नॉर्थ एशिया ज़्यादा बेटर है, साइबेरिया बीच वाला आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे हवाएं मिलती है वहाँ नॉर्थ एशिया। तीसरा कौन सा आ जाएगा आपका, फिर से नॉर्थ एशिया वाला पार्ट आ जाएगा। आगे बस समझ में। और उसके बाद इधर भी आर्कटिक वाला ही पार्ट है, 3 रीजन मेन आएंगे आपका, इधर वाला भी आर्कटिक ही पड़ेगा आपका, इसमें भी जाएंगे। तो ये हो गया आपका मेन, आपका ये कनाडा वाला पार्ट कॉन्टिनेंट वाला आ जाएगा। फिर ये पूरा का पूरा ऊपर का वाला जितना है ओशियंस आ जाएगा, ठीक है। फिर ये पूरा का पूरा नॉर्थ, ये पूरा रीजन आ जाएगा जहाँ पे एशिया और यूरोप भी आ जाएगा, नॉर्थ एशिया नॉर्थ यूरोप लिख सकते हो, ये वाला यूरोप का कुछ पार्ट भी आ जाएगा। और इधर फिर आपका इस वाले पार्ट में जाएंगे तो थोड़ा सा पैसिफिक वाला पार्ट यहाँ पे फिर से आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा पैसिफिक वाला पार्ट फिर से आ जाएगा। आ रही बस समझ में। तो ये वाला पैसिफिक वाला, तो थोड़ा सा पैसिफिक वाला रीजन यहाँ पे फिर से डाल सकते हो, पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक लिख सकते हो, नॉर्थ पैसिफिक। तो ये 2 रीजन्स हो गए जहाँ पर एयर मासेस जनरेट्स होते हैं, और 2 रीजन्स में कॉन्टिनेंट और ओशियंस दोनों आ जाएंगे। आया समझ में। तो यहाँ तक कोई समस्या, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आया। तो पैसिफिक पूरा बड़ा है, नॉर्थ लिखा है ना मैंने। ट्रॉपिकल में ही लिख रहा है, तो पैसिफिक वाला पूरा ट्रॉपिकल में आ जाएगा। ट्रॉपिकल पार्ट जितना पैसिफिक पड़ता है, ठीक है, जितना ट्रॉपिकल पार्ट पड़ता है पैसिफिक में पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल में ही आ जाएगा आपका, क्योंकि वो ओशियंस है। तो और ओशियंस के ऊपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत दूरी तक क्या होता है, सिमिलर रहता है, इक्वल रहता है, क्योंकि वहाँ पे कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं होते हैं। तो कभी आ जाए प्रीलिम्स में, मेंस में कि वायुराशि उत्पत्ति क्षेत्र कौन कौन से है, तो ये नॉर्थ वाले हो गए। सिमिलरली आपके साउथ में भी आएंगे, तो साउथ में भी आपका मेन, साउथ में देखेंगे तो ओशियंस ज़्यादा आएंगे, इंडियन ओशियन जुड़ जाएगा आपका, जो इधर पैसिफिक ओशियन जुड़ जाएगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट का विस्तार उतना ज़्यादा नहीं है। आ रही बात समझ में। कॉन्टिनेंट का विस्तार उतना ज़्यादा नहीं है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे तो पैसिफिक आ जाएगा। सदर्न हेमिस्फीयर में यदि लिखना चाहेंगे तो कौन कौन सा आ जाएगा, फिर से आपका ट्रॉपिकल पैसिफिक आ जाएगा, या सब ट्रॉपिकल पैसिफिक भी लिख सकते हो। सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंधी प्रशांत भी आ जाएगा, उपोष्ण कटिबंधी आपका अटलांटिक भी आ जाएगा, उपोष्ण कटिबंधी हिंद महासागर यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा आपका, इंडियन ओशियन। आ रही बात समझ में। और ये पैसिफिक वाला फिर से आ जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर की। हालांकि हम नॉर्थ की बात ज़्यादा करते हैं, नॉर्थ में ही ज़्यादा कंडीशंस है, ठीक है, क्योंकि फिर साउथ में फिर पूरा ओशियंस ही है पूरा का पूरा, और पोलर रीजन्स में पूरा आ जाएगा। पोलर रीजन्स में लगभग आपका फिर से महासागर और अंटार्कटिका दोनों आ जाएंगे। ये आपका पूरा ओशियंस रीजन आ जाएगा। सदर्न ओशियन, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, दक्षिणी महासागर कहते हैं, और अंटार्कटिका अपने आप में पूरा का पूरा आ जाएगा, अंटार्कटिका। आ रही बात समझ में। साउथ में जाएंगे तो साउथ में क्या है, साउथ अमेरिका इतना बड़ा नहीं है, साउथ अमेरिका का लैंड बहुत कम है, शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, तो ये नहीं आएगा। अफ्रीका भी उतना नहीं आ पाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है, फैला नहीं है। तो मेन आपके ओशियंस वाले आएंगे, है ना, क्योंकि हमें बड़ा रीजन चाहिए जहाँ पे सिमिलरिटी आ सके, होमोजीनस रीजन चाहिए। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट। तो इस कारण से तो एक तो ट्रॉपिकल रीजन्स में कौन आएंगे, तो पैसिफिक, मिड, फिर से अटलांटिक ओशियन वाला पार्ट आ जाएगा, ट्रॉपिकल वाला या सब ट्रॉपिकल वाला, और इंडियन ओशियन वाला पार्ट आ जाएगा, फिर से पैसिफिक आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। और पोलर रीजन में आएंगे तो सदर्न ओशियन आ जाएगा पूरा का पूरा पोलर रीजन में, सदर्न ओशियन। अंटार्कटिका के चारों ओर कौन सा महासागर है, तो दक्षिणी महासागर है, तो दक्षिणी महासागर आ जाएगा। और अंटार्कटिका वाला अपने आप में कॉन्टिनेंट है, तो अंटार्कटिका भी आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये तो ओशियंस होगा या फिर कॉन्टिनेंट्स होगा, बताया था ना मैंने, तो इस बेस पे। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा एक रीजन और है जो खास करके गर्मी के दिनों में, सहारा डिजर्ट। इसके अलावा एक और आ जाएगा उत्पत्ति क्षेत्र में, क्योंकि सहारा मरुस्थल क्या है, पूरा का पूरा पूर्व से पश्चिम बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। तो ये खास करके समर सीजन में, गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी और बढ़ जाती है यहाँ पे,
तो इस कारण से सब ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाता है और यहाँ से हमारे फिर इधर वही आपका ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सहारा रीजन लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो सब ट्रॉपिकल सहारा। जब भी सब ट्रॉपिकल आ गया, उपोष्णकटिबंधीय आ गया, तो वहाँ पे वायु का प्रसार हो रहा है, फैलाव हो रहा है। सब ट्रॉपिकल सहारा आया समझ में। इन समर करके कर देना ग्रीष्म काल में, क्योंकि ग्रीष्म काल में ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। इन समर, विंटर में कम हो जाएगा तो उतना ज़्यादा वहाँ पे एक्सपेंशन नहीं होता, हवाओं का बाहर की ओर फैलाव नहीं होता, हवाएं ठंडी होकर के वहीं पे आपका जमी रहती है। आया समझ में। तो कभी आ जाए क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस कहीं पर भी कि विश्व में वायु राशि उत्पत्ति आदर्श क्षेत्र कौन से, ये आइडियल रीजन्स हो गए। ये कौन से हो गए आपके आइडियल रीजन्स ना। जितनी भी हमारी ग्लोबल विंड्स है वो अपने आप में क्या है, एयर मासेस है ना। कॉन्टिनेंट्स के ऊपर है तो कॉन्टिनेंटल एयर मासेस बन जाएगी, ओशियंस के ऊपर है तो ओशियंस एयर मासेस बन जाएगी। आ गई बात समझ में, है ना। एयर मासेस के एग्जांपल यदि कोई पूछे आपसे, वायु राशि के उदाहरण कौन कौन से, जितने भी ग्लोबल विंड, 3 ग्लोबल विंड्स पढ़ा हमने, तो ऑल ग्लोबल विंड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ, आ रहे समझ में, ऑल द ग्लोबल विंड्स आर द एग्जांपल ऑफ एयर मासेस। सभी भूमंडलीय हवाएं वायु राशि का उदाहरण है। सभी भूमंडलीय हवाएं कितनी है। संदीप एंड प्रिया, पिछला वीडियो देख लेना कुछ टॉपिक्स में, है ना। तीन विंड्स है ना हमारी, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर। व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं। ये सब याद हो जाने चाहिए। बहुत ही, मैंने कहा बार बार पढ़ोगे तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना है, इसमें कोई करंट अफेयर नहीं जुड़ना है। वो सिलेक्शन हो चाहे मरते दम तक ये हवाएं वही रहेंगी, ठीक है। इसमें कोई करंट अफेयर, हाँ किसी कारण से कोई न्यूज में आ गया, कुछ कारण से कुछ चेंज हो गया, बात अलग है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है इसके कारण से, तो बात की बात है। लेकिन अभी तो फिलहाल कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। भूकंप पढ़ोगे तो भूकंप वही है, भूकंप वही आएंगे, वही होते हैं। अब नए कुछ कहीं पे भूकंप आ गया, बस वो घटना को जोड़ना है आपको, जो कहीं नया कहीं भूकंप आ गया, क्यों आया, कैसे आया, बस जो पढ़ा है उसी को वहाँ से क्या करना है, जोड़ना होता है। इसमें कोई करंट अफेयर वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होता है। चलिए, तो ये हो गया आपका उत्पत्ति क्षेत्र एयर मासेस के। अब आते हैं प्रभाव। तो हाँ, वर्गीकरण में मैंने कहा कि वर्गीकरण इसी के आधार पे वर्गीकरण बन जाएगा, जो हमने पढ़ा है अभी उसके आधार पे, है ना। ऑप्शनल वालों को थोड़ा डिटेल पढ़ा दूंगा, और अभी थोड़ा सा बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। क्लासिफिकेशन, है ना, ऑप्शनल के लिए थोड़ा सा डिटेल जाएंगे, और थोड़ा सा क्या मतलब 1-2 लाइन ही ज़्यादा जाना है। लेकिन तो सबसे पहला उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर 2 भागों में डिवाइड करते हैं, उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रीजन। तो सबसे पहले 2 प्रकार हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका ट्रॉपिकल और दूसरा हो जाएगा आपका पोलर। टी और पी का मतलब समझ गए होंगे, उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीज। ऐसी फ्लो चार्ट ही बस बनाना है, उससे काम हो जाएगा आपका। बेस्ड ऑन ओरिजिन रीजन, तो अभी बताया मैंने 2 ही क्षेत्र हो सकते हैं ओरिजिन, या तो ट्रॉपिकल या फिर पोलर, तो 2 प्रकार बन गए। फिर ट्रॉपिकल रीजन में भी 2 हो सकते हैं, या तो कॉन्टिनेंट होगा तो सिटी हो जाएगा, या ओशियंस है तो ओशियन के लिए एम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, एमटी हो जाएगा। तो एम मतलब मैरीन, मैरीन मतलब समुद्र। आया समझ में। तो इसके 2 बन जाएंगे आपके, इसके 2 बन जाएंगे, राइट। इसके भी 2 बन जाएंगे, कॉन्टिनेंटल पोलर या ओशनिक पोलर, है ना। ऑप्शनल वाले भी देख ही लो, इतना ही उसमें ज़्यादा 2 लाइन बस एक्स्ट्रा बतानी है उसके लिए। आया समझ में आता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि दोनों में से या तो गर्म होगी या ठंडी होगी, है ना। गर्म या ठंडी का मतलब है जैसे गर्म एयर मासेस भी कहीं पे जाती है तो उसके कंपेयर उसका टेम्परेचर कम है। जैसे मान लेते हैं कि बिलासपुर का टेम्परेचर अभी है 20 डिग्री,
और यहाँ पर कोई 22 डिग्री की हवा आ जाती है तो वो यहाँ की कंपेरिजन क्या कहलाएगी, गर्म कहलाएगी। और 20 से कम 18 वाली आ गई तो क्या कहलाएगी, 1 डिग्री भी कम है तो वो ठंडी हो जाएगी, राइट। तो जहाँ पे बह रही है, जहाँ पर वो चलती है, जिस सतह के ऊपर वह चलती है, उसकी तुलना में उसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो ठंडी या गर्म बोलेंगे। कम होगा तो ठंडी बोलेंगे, ज़्यादा होगा तो गर्म बोलेंगे। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ही क्या है आपका, सापेक्षिक संबंधी होता है कि नहीं, सापेक्षिक संबंधी होता है। बोरिंग का जो पानी आता है ठंडी के दिन में आप लोग को गर्मी लगता है और गर्मी के दिन ठंडा लगता होगा। अभी जैसे बोर का पानी निकाल के नहाने जाओगे तो मस्त ठंडा ठंडा रहेगा, टंकी का पानी गर्म रहेगा। क्यों, सिर्फ सापेक्षिक है कि नीचे का टेम्परेचर कम है, ऊपर का ज़्यादा है। गर्मी ठंडी में क्या हो जाएगा, ऊपर का कम है, नीचे का ज़्यादा है, इसलिए नीचे का पानी गर्म लगेगा। ठंडा और गर्म का कॉन्सेप्ट ही है, यदि आपका शरीर का टेम्परेचर 100 डिग्री है, अब 100 डिग्री के पानी को छुओगे या 90 डिग्री के पानी को छुओगे तो ठंडा लगेगा, और 101 डिग्री को छुओगे तो, समझ गया ना भाई। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट सेम है। तो ये फिर से टेम्परेचर के आधार पे या तो Ct वार्म होगा, वार्म का W का मतलब गर्म के लिए हो गया वार्म, और C का मतलब यहाँ पे C की जगह पे K वर्ड यूज करते हैं हम लोग, कार्ट लैटिन वर्ड है, ठंडे के लिए यूज करते हैं, क्योंकि C हमने कॉन्टिनेंट के लिए यूज कर लिया, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो करके क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे, K इज इक्वल टू कार्ट मतलब ठंडा, लैटिन वर्ड के कंटेक्स्ट में है। तो CTW या CTK हो जाएगा। इसका भी आपका MTW या MTK हो जाएगा। इसका फिर से CPW या CPK हो जाएगा ना। ऑप्शनल में वर्गीकरण पूछा है और इसी को इतना ही बस बनाना है वहाँ पे। MPW और MPK आया समझ में। तो यदि कहीं पे लिखा होगा CTW वायु राशि तो समझ जाओगे क्या होगा, एयर मासेस। CTW एयर मासेस का मतलब क्या हुआ, CTW एयर मासेस। तो CTW का मतलब कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल वार्म एयर मासेस, महाद्वीपीय है, ट्रॉपिकल रीजन्स में है और गर्म है, मतलब जहाँ पे बह रही उसका टेम्परेचर उसके कंपैरिजन क्या है, ज़्यादा है। आ रहा है समझ में। तो उसको हमने क्या कहा हुआ है, 27 ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता, इस तरीके से बताया जाता है। इसी में एक और पॉइंट जोड़ देते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के आधार पे। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एयर मासेस स्थिर है अपनी जगह पे, बाहर बह नहीं रही है तो स्टेबल, या ऊपर नहीं उठ रही है तो स्टेबल कहलाएगी। ऊपर उठना स्टार्ट कर दी तो अनस्टेबल। ऊपर कैसे उठेगी, या तो गर्म है तो अपने आप उठेगी, या किसी पर्वत उर्वत से टकरा करके ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। तो उसके आधार पर फिर से इनको हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्या डिवाइड करेंगे, CTW स्टेबल के लिए S यहाँ पे, और CTW अनस्टेबल के लिए U, ये स्मॉल वर्ड यूज किया गया, CTWS या CTWU। तो S इज इक्वल टू स्टेबल, स्थिर वायु राशि होगी, या अनस्टेबल होगी, अस्थिर होगी, अस्थिर। स्टेबल एंड अनस्टेबल के लिए फिर से यूज कर दिया हमने। उसी प्रकार इसके 2 बन जाएंगे, उसी प्रकार इसके भी 2 बन जाएंगे, इसके प्रकार इसी के भी 2 बन जाएंगे, सबके इस तरीके से 2 बन जाएंगे, स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल अनस्टेबल। और ये टोटल कितने प्रकार बन जाएंगे, 16 प्रकार बन जाएंगे, 16 प्रकार। तो ये कभी आ जाए एयर मासेस का वर्गीकरण, तो 16 वायु राशियाँ बनती है। कितनी बनती है, 16 कैसे बनती है, बहुत ईजी है कि नहीं भाई। और ये क्वेश्चन आया है ऑप्शनल में आया, 16 एयर मासेस बनती है। तो 16 कैसे बनी, तो पहला उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर हो गया, पहला किसके आधार पर हो गया, दूसरा फिर हमने डिवाइड कर दिया उत्पत्ति सतह के आधार पे, सरफेस के आधार पे। दूसरा किसके आधार पे कर दिया, उत्पत्ति सतह, सरफेस, ओरिजिन सरफेस के आधार पर। कॉन्टिनेंट सरफेस है तो कॉन्टिनेंटल हो गया, मेरीन है तो मेरीनल हो गया आपका जो है समझ में, उत्पत्ति सतह के आधार पे। तीसरा फिर हमने टेम्परेचर के आधार पर डिवाइड कर दिया, टेम्परेचर के बेस पे, तापमान के आधार पर।
CTW या CTK, वार्म या कोल्ड, है कि नहीं? आ रहा है समझ में जैद अच्छे से ना? बहुत ही मतलब मैंने कहा ना तापमान के आधार पर, और लास्ट वाला हमने क्लासिफिकेशन किस आधार पे कर दिया? स्थिरता अस्थिरता के आधार पर, स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी के आधार पर, स्थिरता स्थिरता के आधार पर लास्ट वाला क्लासिफिकेशन कर दिया। ये चार अलग अलग आधार लेकर के एक ही को हमने 16 भागों में डिवाइड कर दिया। आया समझ में अच्छे से? कोई इसमें इफ एंड बट्स नहीं है, और यही वर्गीकरण करके सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑप्शनल में आपका जो है, सीधा सीधा इतना ही क्वेश्चंस पूछा है। आई बस समझ में? तो ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका एयर मासेस का। एयर मासेस का क्लासिफिकेशन यदि आता है, इस फ्लो चार्ट्स को ही बना देना है और किन किन आधारों पर आपने डिवाइड किया उसको एक एक लाइन एक्सप्लेन कर देना है, तो आपका काम हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी। आया समझ में? तो ये हो गया आपका वर्गीकरण। तो अब आते हैं हम लोग मौसम या जलवायु पे प्रभाव। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज वही आएगा जो ग्लोबल विंड्स का प्रभाव आया हुआ है। ग्लोबल विंड्स जाके पढ़ लेना जिन्होंने नहीं किया हुआ है, मौसम और जलवायु पे प्रभाव वायु राशि का। तो क्या क्या प्रभाव है याद आ रहा है? ग्लोबल विंड्स का क्या क्या पढ़ा था? ठीक है, पहला तो हो गया हीट बैलेंस। ये वायु राशियाँ पूरे ग्लोब पर हीट बैलेंस का काम करती है, ऊष्मा संतुलन का काम करती है कि नहीं? पूरे ग्लोब का हीट बैलेंस बनाए रखती है ये ग्लोबल विंड्स, ठंडे क्षेत्र से गर्म, गर्म से ठंडे की ओर जा करके। क्लियर? दूसरा मैंने कहा था आर्द्रता परिवहन, मॉइस्चर ट्रांसपोर्टेशन। मॉइस्चर क्या करता है आपका जो है? ट्रांसपोर्टेशन, आर्द्रता परिवहन का काम करता है। आर्द्रता परिवहन है ना, महासागर से आर्द्रता ले जा करके महाद्वीपों पे क्या करती है? वर्षा करती है। इसी से जुड़ा हुआ है तीसरा, महाद्वीपों पे वर्षा। महाद्वीपों पे वर्षा किस कारण से होती है? इन्हीं आर्द्रता परिवहन के कारण से होती है। रेनफॉल ओवर द कॉन्टिनेंट्स ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉइस्चर थ्रू दिस विंड्स। है समझ में? दिस एयर मासेस के कारण से ही होता है। फिर एक पॉइंट बताया था मैंने फ्रंट, अभी पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रंट वाला ही है, वाताग्र का निर्माण। नेक्स्ट हमारा वाताग्र फ्रंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल वाला यही रहेगा, फ्रंट, फ्रंट का निर्माण। आया समझ में? पांचवा रहेगा आपका फ्रंट के बाद, ठीक है, साइक्लोन्स वगैरह। यही फ्रंट बाद बताया था, टेम्परेट साइक्लोन बन जाते हैं। यही बाद में क्या बन जाते हैं? टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण चक्रवात बन जाते हैं, बताया था। ये भी पढ़ेंगे कल, शीतोष्ण चक्रवात इससे कैसे बनते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और बाकी मैंने फॉग वगैरह बनते हैं, कोहरा वगैरह का निर्माण होता है। फॉग, कोल्ड विंड से तो क्या बनेंगे? कोहरा वगैरह बनते हैं, दोनों मिलते हैं तो कोहरा बनता है, फॉग बनता है, फॉग फॉर्मेशन बताया था। तो ये सब आ जाएंगे आपके इम्पैक्ट में। हाँ हाँ, स्मॉग में तो वो धुआं मिल जाता है मानव के, तब बन जाता है। हाँ, यहाँ पे कोहरा आएगा, उस कोहरे में यदि धुआं वगैरह मिल गया तो स्मॉग पॉल्यूशन के कारण से बनता है, वो उसमें अलग से आएगा। तो ये सब पॉइंट्स मैंने बताए थे आप लोग को, तो वही सेम पॉइंट्स यहाँ पर भी आ जाएंगे। एयर मासेस का भी रोल वही होता है। क्लियर पॉइंट? तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मासेस। और कल पढ़ेंगे फ्रंट, उसके बाद साइक्लोन्स में आएंगे। तो कल हमारा वो क्या नाम है, इकोनॉमिक सर्वे ख़त्म हो गया होगा आज, ठीक है। बजट का डेटा दे देंगे, बजट में तो वही सब पढ़ना है, कितना जीडीपी है, कितना जीडीपी ग्रोथ हुआ है, क्या हुआ है। और इस वीक मंडे से आपका हिस्ट्री वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। मेरा क्लाइमेटोलॉजी इस वीक ख़त्म करने की कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हिस्ट्री का आपका आर्ट एंड कल्चर, जो पुराने बच्चों का बच्चा होगा, एंशिएंट मिडाइवल, एंशिएंट शायद हो भी गया था, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करके आर्ट एंड कल्चर को मिला के पढ़ाना है तो पढ़ाना ही पड़ेगा। एंशिएंट मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर,
जो पुराने बच्चों का है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री तो उससे सर ने आके करवाया था, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। तो मंडे से रहेगा, लेकिन तब तक मैं ये क्लाइमेटोलॉजी इस वीक ख़त्म कर दूंगा। तो उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा आपका, सीसेट चलेगा आपका, ठीक, सप्ताह में क्या 2 दिन या रेगुलर लगाऊँ जैसे भी रहेगा बता दूंगा। और फिर एक आपकी क्लास हिस्ट्री वाली स्टार्ट हो जाएगी। कुछ दिन मैं आराम करूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इंडियन ज्योग्राफी और या फिर एथिक्स वाले टॉपिक में आऊँगा, ठीक है। एथिक्स वाला फिर से नहीं, आप लोग का सोशल इश्यूज एंड IR बचा हुआ कई सुबह वाले बच्चों का, तो सोशल इश्यूज़ करा दूंगा पहले, सोशल इशू IR वाला पोर्सन, फिर एथिक्स में आऊँगा, ठीक है। और जो नए बच्चे उनका ज्योग्राफी से क्लाइमेटोलॉजी खत्म है मान लेना, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे इंडियन ज्योग्राफी और 2-3 टॉपिक, ठीक। साइक्लिक रहता है, मतलब जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग में साइक्लिक, ताकि उनका जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है तो जो आता है उसके हिसाब से चलते रहता है। तो आप लोग को समस्या नहीं जाएगी। अभी ज्योग्राफी में मान के क्या चलना है आपको, क्लाइमेटोलॉजी आपका ख़त्म हो गया है ना। जो बच्चे जहाँ से ज्वाइन करते हैं वहाँ से वो टॉपिक ख़त्म हो गया, फिर से साइक्लिक आगे पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस आएगा आपका, है ना। वर्ल्ड मैपिंग आएगा, सब कुछ आएगा, वो सब धीरे धीरे आएगा। तो होता है क्या, जैसे कुछ लोग अभी जो पुराने बच्चे पिछले साल एडमिशन, उनका सोशल इश्यूज़ बच्चा है, IR बचा है, वो पहले ख़त्म करा दूंगा। फिर इनका एथिक्स हो चुका है तो फिर आपका एथिक्स है, ज्योग्राफी, फिर से एक साइक्लिक चलेगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो उसमें निश्चिंत रहिए, आराम से 1.5 से 2 साल में आराम से कोर्स हो जा रहा है।